डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस बार सिर्फ प्रश्नकाल और हंगामे तक सीमित नहीं रहने वाला। एक और सरकार श्रम कानूनों के एकीकरण से हस्त मेला अधिनियम, कोचिंग संस्थानों के नियम और कॉलोनाइजर एक्ट में संशोधन जैसे कई अहम विधेयक लाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मुद्दा भी सियासी तापमान बढ़ाने लगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संकेत दे चुके हैं कि इस मानसून सत्र में यूसीसी प्रस्ताव सदन में आ सकता है। ऐसे में विधानसभा का यह सत्र कानूनों की बारिश के साथ साथ सियासी टकराव का भी मंच आने जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार ने अपना विधायी एजेंडा लगभग तय कर लिया है। श्रम क्षेत्र से जुड़े 6 अलग अलग कानूनों को एकीकृत करने वाला विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा सिंहस्थ मेला अधिनियम, कोचिंग संस्थानों के नियमन संबंधी कानून और कॉलोनाइजर एक्ट में संशोधन भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का दावा है कि इन कानूनों से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और आम नागरिकों को लाभ मिलेगा। सत्र में पेश होंगे 6 विधेयक, 6 श्रम कानूनों का एकीकरण, सिंहस्थ मेला अधिनियम, कोचिंग संस्थान नियमन कानून, कॉलोनाइजर एक्ट संशोधन, अन्य विभागीय संशोधन विधेयक। लेकिन विधायी एजेंडे से ज्यादा चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि यूसीसी का प्रस्ताव इसी मानसून सत्र में सदन के पटल पर रखा जा सकता है। बीजेपी इसे समान नागरिक अधिकार और राष्ट्रीय एकता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे सामाजिक विविधता और संवैधानिक भावना के खिलाफ बता रही है। ऐसे में यूसीसी का मुद्दा सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक बहस का केंद्र बनने वाला है। विधानसभा के सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। देखिए, वो तो एक अच्छा और नेक कदम है, पूरे हिंदुस्तान की डिमांड वाला काम है, क्योंकि यूसीसी जो है वो कानून भारत की सुरक्षा के लिए कानून है। भारत में जो नागरिक हैं उनको सुविधा देने के लिए जो है कानून है, क्योंकि वो कानून जब आएगा तो स्वाभाविक रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। और पहले के सारे नेता जनसंख्या पर नियंत्रण की बात करते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में अनेक प्रदेशों ने यूसीसी कानून लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी तैयारी में है। पूरे देश में समता और समानता का नारा देकर भारत के समतामूलक और समावेशी दृष्टिकोण को शुरू से ही चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। अनेक राज्यों में इनने पूरे के पूरे समुदायों को यूसीसी से बाहर रखा है, समान नागरिक संहिता से बाहर रखा है। तो ये कैसे माना जाए कि सब ये यूसीसी को लागू करेंगे? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि आदिम जनजातियों की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यताएं और धारणाएं, जिसके आधार पर उनका जीवन शैली उनको एक अलग रूप देता है, एक पूरी की पूरी समृद्ध विविधता में उनका एक अलग स्थान रखता है। यूसीसी में उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, प्रदेश की जनता को बताएं। बहरहाल मॉनसून सत्र के दौरान सरकार जहां विकास, प्रशासनिक सुधार और नए कानूनों के जरिए अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाना चाहेगी, वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में ये सत्र केवल विधेयकों का नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति परीक्षण का मंच भी बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में मानसून सत्र का जो है अधिसूचना जारी हो गया है। 20 जुलाई से जो है ये विधानसभा का मानसून सत्र होना है और इसमें एक अहम प्रस्ताव यूसीसी का लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए। तो चलिए इसी पर करेंगे चर्चा।
हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रश्मि अग्रवाल जी है, बीजेपी प्रवक्ता, मैं स्वागत करता हूं उनका। स्वतंत्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, उनका भी स्वागत करता हूं। नीरज जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत करता हूं। नीरज जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि यूसीसी का प्रस्ताव भी इस बार सत्र में लाया जा सकता है, तो क्या माना जाए इस बार जो सत्र का केंद्र विकास और कानून होगा या यूसीसी के इर्द गिर्द ही पूरा विमर्श देखने को मिलेगा? ये बिल्कुल, यूसीसी एक ऐसा राजनीतिक हथियार है कि कानून विषय तो नहीं, उससे बड़ा ज्यादा ये राजनीतिक हथियार माना जा रहा है, क्योंकि ये 2028 चुनाव को केंद्र में रखते हुए यह निर्णय ले रहे हैं कि यूसीसी कानून इस बार लाया जाएगा, जो कि भी चर्चा 2 दिन में काफी तेज हो चुकी है। इसके अलावा इनकी चर्चाएं हमेशा होंगी गवर्नेंस पे, आइडियोलॉजी पर, ये सब चीजें आपको सदन में दिखाई देंगी, लेकिन विपक्ष हमेशा हमला करता हुआ दिखाई देगा कि किसानों के ऊपर जो हो रहे हैं, अब उसको किस शब्दों में हम बयां करें, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस यही बोल सकते हैं किसानों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही है, ये तो कहते हैं किसान आत्महत्या कर रहा है, फिर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस में उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें सदन के अंदर से ज्यादा सदन के बाहर ड्रामा दिखाई देने वाला है। ठीक है, जैसे ये सत्र चालू होगा जी, तो माना जाए कि इस सत्र में भी कांग्रेस जो है तमाम मुद्दे को जो प्राथमिकता के साथ रखने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जी ठीक है। रश्मि जी, इतना जल्दी तैयारी जी कर जी, चुकी है। जी रश्मि जी, इतना जल्दी क्यों यूसीसी लाने पर? क्योंकि कांग्रेस तो इस पर कई सवाल खड़े कर रही है। रश्मि जी, आपको ऑडियो नहीं आ रहा है। कांग्रेस का कार्य ही है विरोध करना, विलाप करना, हर चीज में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। यूसीसी कानून बहुत पहले से इसकी चर्चा चल रही है और किसी भी चुनाव के एजेंडे को लेकर इसे लागू नहीं किया जा रहा है। ये सभी के हित की और सबसे ज्यादा हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, महिलाओं के प्रति शादी और तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर बहनों को, महिलाओं को सुविधा देने के लिए उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये लागू किया जा रहा है। लेकिन हम जब भी, हमारी पार्टी जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाती है, एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है विपक्ष की ओर से कि हम आगामी चुनाव को जीतने के लिए ये कर रहे हैं। अरे अगर हम ये कर रहे हैं तो 70 साल आपकी सरकार भी तो थी, तब आपने क्यों नहीं किया? ठीक है, चलिए स्वतंत्र जी से जवाब लेते हैं। स्वतंत्र जी, जवाब दे दीजिए। सर, सबसे पहले मैं अपने सभी को पैनलिस्ट को अपना प्यार भरा नमस्कार कहना चाहूंगा। मेरी बहन रश्मि जी ये बात बोल रही थी कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया। यूसीसी एक संवैधानिक विचार है कुलेश्वर जी। यूसीसी एक संवैधानिक विचार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यह वर्णित है। तो ऐसे में संविधान और संविधान सभा का मत यूसीसी के साथ था। यूसीसी से हमें कोई विरोध नहीं है, यूसीसी पर हमें संदेह है, हमें सरकार की मंशा पर संदेह है। यूसीसी एक संवैधानिक विचार है और जब तक इसका हम ड्राफ्ट नहीं देख लेते कि सरकार यूसीसी के माध्यम से क्या क्या लाना चाह रही है, उसके बाद तब तक हमारा संदेह जारी रहेगा। जैसे हमारा संदेह क्या है? हमारा संदेह यूसीसी को लेकर यह है कि क्या यूसीसी के नाम पर किसी प्रकार की मॉरल पुलिसिंग तो स्टार्ट नहीं कर दी जाएगी? क्या यूसीसी के माध्यम से आदिवासियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता को छीनने का प्रयास तो नहीं किया जाएगा? क्या यूसीसी के माध्यम से एक जो चुनावी एजेंडा समाज सुधार के सोशल रिफॉर्म या समाज सुधार करने की बजाय इसे एक राजनीतिक या सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश तो नहीं की जाएगी? बहरहाल सिर्फ यूसीसी पर हम अपनी चर्चा केंद्रित ना रखें। जैसा कि आपके कार्यक्रम का आज जो टॉपिक है वो है कि अलग अलग प्रकार के लॉ जो है इस मॉनसून सेशन में हम देख सकते हैं। तो उस परिस्थिति में हम सरकार से यह आग्रह करना चाहेंगे कि एमपी टेट को लेकर जो 1.5 लाख शिक्षकों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, सरकार उस पर भी अपनी रणनीति साफ करे। इसके अलावा 32,000 जो हमारे हेल्थ सेक्टर के हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो कोरोना वॉरियर्स एक जमाने में हुआ करते थे लेकिन आज सड़क पर हैं, उनके नियमितीकरण के बारे में भी सरकार एक बिल लेकर के आए।
पेपर लीक रोकने पर सरकार का क्या विचार है, पेपर लीक करने वालों पर एक दंडनीय और कानूनी कार्यवाही कैसे की जाए, इसको लेकर के भी सरकार एक बिल लाए। एक और सरकार बिल लाए जिस प्रकार से राम मंदिर में बिल की बात नहीं, मैं निंदा प्रस्ताव की बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से राम मंदिर में चंदा चोरी किया गया है और कुछ भाजपाई नेताओं ने ही वो चंदा चोरी 200 करोड़ का किया, हमारी और आपकी आस्था का ठोस को आघात पहुंचाया। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हम सभी हिंदू भाई बहनों के चंदों को चोरी करने वाले उन भाजपाइयों के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव तो जरूर लेकर आए। अगर सरकार वाकई में इन चंदा चोरी करने वालों के खिलाफ एक निंदा का भाव रखती है तो। ठीक है नीरज जी, क्या लगता है जो यूसीसी का मुद्दा बार बार सामने आ रहा है वो सामाजिक है, कानूनी है, पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित नजर आता है? ये दोनों है जी। इसमें राजनीति का केंद्र बड़ा है क्योंकि ये चुनाव में काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। और भी बातें चर्चा होंगी सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बोला, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। लेकिन राम मंदिर की जो बात है अभी वो जांच हो रही है, एसआईटी का गठन हो चुका है। अब उसकी जांच होने के बाद कौन कौन दोषी है उसके बाद वो एफआईआर होगा। अभी उस विषय पे चर्चा करना उतना ठीक नहीं है जी। अब जो समय आएगा कि कौन चोर है कौन नहीं है, लेकिन दुख की बात तो है कि राम मंदिर एक ऐसा आस्था का केंद्र जहां पर ऐसे कृत्य हम सब लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आस्थावान लोगों के दिल पे बहुत बड़ा ठेस है, इसको हम मान सकते हैं। लेकिन कौन चोर है कौन नहीं है, कौन भाजपाई चोर है, ऐसा शब्द कहना मेरे हिसाब से अभी ठीक नहीं है। तो ये जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा। अब रही बात हमारे यहाँ भी जितने भी मंदिर हैं वहां की भी जांच की बात उठाए तो अच्छी बात है। यहाँ भी कुछ उठाते कांग्रेस वाले ऐसा लेके आते हैं तो बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सार्थक चर्चा हो ये हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास की जो बातें की जा रही हैं उस विषय को लेकर के चर्चा होगी तो वाकई में एक सार्थक चर्चा हम सब लोग के सामने निकल के आएगी। लेकिन प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ है कि सदन के बाहर चर्चा होगी कि सदन के अंदर चर्चा होगी। बिल्कुल नीरज जी, क्योंकि विधानसभा का सत्र जो है कोई भी सत्र वो काफी महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में निश्चित तौर पर हंगामे के दौरान जो है जो सत्र है वो भेड़ चढ़ जाता है। तो क्या दोनों ही पार्टी को ये निश्चित तौर पे करना चाहिए कि चर्चा जो एक सार्थक हो, ताकि जो जनहित के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं और विपक्ष भी जो चीज कह रही है कहीं ना कहीं उस पर काम हो और जनता को इससे लाभ हो? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो बातें सदन के अंदर होना चाहिए, यदि सार्थक चर्चा होती है तो वो जनहित के कार्यों में गिना जाएगा। यदि चर्चा ही नहीं होगी तो जनहित के कार्यों में सहयोगी कौन बना? बिल्कुल, ना तो पक्ष बना ना तो विपक्ष बना। पक्ष बोलेगा कि मैं जनहित के कार्यों के लिए चर्चा बुलाई थी, लेकिन विपक्ष बोलेगा आप जनहित की चर्चा हम करने नहीं चाह रहे हैं, वो तो कहीं और का मुद्दा उठा देंगे। ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इस पर हम लोग के सामने आने वाले समय में वो दृश्य दिखाई देगा कि कौन सी चर्चा सार्थक हुई कौन सी। ठीक है रश्मि जी, अनेकों मुद्दे जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने पास रखे हैं सदन में रखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की कितनी तैयारी है? रश्मि जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता के साथ ही और पूरे माइक्रो मैनेजमेंट के साथ ही विधानसभा में मानसून सत्र में उतरेगी। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे सिंहस्थ का मुद्दा है, 6 श्रम कानून को लेकर एकत्रीकरण करने का मुद्दा है, उसके बाद हमारे पास कोचिंग संस्थान के जो नियमन कानून बनाए जा रहे हैं वो मुद्दा है, अनेकों कई मुद्दे हैं, कॉलोनाइजर एक्ट संशोधन का मुद्दा है, बहुत सारे यूसीसी का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक एक पहल को लेकर, एक अच्छी बहस को लेकर तैयारी भरपूर है और ये सारे मुद्दे वहां उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मानसून सत्र को पूर्ण करने में विश्वास रखती है, ना कि हम किसी तरह का हंगामा चाहते हैं, ना सदन के अंदर और ना ही सदन के बाहर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बहुत ही विनम्रता से और बहुत ही निर्भीकता के साथ अपने मुद्दों को रखती आई है और उनका संशोधन भी करती आई है। विकास के कार्य ऐसे ही नहीं हो रहे, ऐसे ही मध्य प्रदेश में विगत 20 वर्षों से हमारी सरकार नहीं बन रही है। ठीक है स्वतंत्र जी, सौहार्दपूर्ण चर्चा में विश्वास भारतीय जनता पार्टी रखती है। भारतीय जनता पार्टी की इससे भी कोशिश रहेगी कि चर्चा अच्छा हो, हंगामा तो कांग्रेस पार्टी करती है, साफ कहना है।
कांग्रेस पार्टी हंगामा सदन में भाजपा से नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी जन सरोकार से प्रभावित होकर, जन सरोकार से निर्देशित होकर काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। भाई साहब, आज मैं अखबार में एक चीज पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश सरकारी आंकड़ा है, ये मैं चाहता हूं मेरी प्यारी बहन रश्मि जी इस बात को अपने सरकार तक पहुंचाएं और इस बात को भी सरकार आगामी सत्र में इंक्लूड करे कि 1895 स्कूल्स मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। कुलेश्वर जी, एक भी शिक्षक नहीं। हमारे देश में आरटीई एक्ट के सेक्शन 23 का हवाला देकर यह तो कह दिया गया कि भाई शिक्षकों को एमपी टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है, लेकिन उसी आरटीई एक्ट में यह भी बात कही गई है कि कितने टीचर्स पर स्टूडेंट होने चाहिए। और मध्य प्रदेश में 1895 सरकारी आंकड़ा है, 1895 स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। विडंबना ये नहीं कि शिक्षक नहीं है, विडंबना ये है कि 4000 शिक्षक जो परीक्षा पास कर चुके हैं अभी ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि हमारे प्रदेश में 2000 शिक्षकों, 2000 स्कूलों में शिक्षक नहीं है करीब करीब, और 4000 शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के हमारी सरकार के सामने आंदोलनरत हैं। तो मैं अपनी प्यारी बहन रश्मि जी से कहना चाहूंगा कि भाई इस मॉनसून सत्र में जरा इस चीज को भी इंक्लूड कर लें। यूसीसी जो है वो तो है ही भाई साहब, उस पर तो हम सुन ही रहे हैं 70-80 साल से। 23 साल बाद भाजपा को भी याद आया कि यूसीसी लेकर के आना है, जबकि उनको ये बात पता थी कि पर्सनल लॉज जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट होते हैं, समवर्ती सूची में होते हैं। 23 साल से बीजेपी की सरकार थी, लेकिन यूसीसी लेकर के नहीं ला पाई। चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन भाई साहब ये देख लीजिए शिक्षा का क्या हाल आपके प्रदेश में हो रहा है, स्वास्थ्य का क्या हाल आपके प्रदेश में हो रहा है, क्या जल संकट हमारे प्रदेश में है। पिछले कुछ दिनों में हम सबने देखा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार से यह अनुरोध भी करूंगा कि जिन जिन समुदाय के लोग उद्वेलित हैं, आंदोलनरत हैं, उन सभी की सुनवाई भी की जाए, उन सभी की मांगों को भी संज्ञान में लिया जाए, ताकि प्रदेश में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जा सके और जो ये सोशल डिस्ट्रेस चल रहा है या सामाजिक रूप से एक स्ट्रेस्ड एटमॉस्फेयर हमारे प्रदेश में बना हुआ है उसमें थोड़ा सा सुधार हो सके। ठीक है नीरज जी, क्या लगता है विपक्ष के पास इस समय सबसे मजबूत मुद्दा क्या है जिसको सरकार को घेर पाए? देखिए, विपक्ष के पास मजबूत मुद्दे तो स्वतंत्र सिंह जी भी बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे बता रहे हैं। क्या ये मुद्दे सार्थक रूप से सदन में चर्चा नहीं हो सकती? यह प्रश्न है जी। क्या सत्ता पक्ष नहीं चाहती चर्चा करना कि विपक्ष नहीं चाहती चर्चा करना? जिस प्रकार से हम लोग पैनल में बैठकर बहुत अच्छी बातें करते हैं, यही बात सदन के अंदर यदि चर्चा हो जाए तो जाहिर सी बात है जनता का कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि सब लोग कुछ अलग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिस पर विवाद खड़ा होता है। जैसे अभी सामने चल रहा है यूसीसी वाला मुद्दा, ये जरूर आज इस बार चर्चा 100% मैं कह रहा हूं ये चर्चा का विषय इस बार है सदन में। अब चर्चा कितनी देर तक होगी ये हम लोग को आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पर सार्थक चर्चा हुई कि नहीं हुई। रश्मि जी, तमाम मुद्दे जो है अभी आपके सामने स्वतंत्र जी ने कहा है, जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं मेरे पैनलिस्ट भाई से, उनकी बात से, नीरज जी की बातों से, और इन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत माइक्रो मैनेजमेंट, बहुत ही सूक्ष्मता से सारी बातों का डिस्कस करके, विचार विमर्श करके और तैयारी की है इस मानसून सत्र की। यूसीसी लाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि किसी की भावनाओं को, किसी की संस्कृति को, किसी जात समाज के रिवाज को ठेस पहुंचाई जाएगी, क्योंकि 1967 से इंदिरा गांधी जी भी यही नारा लेकर आई थी, हम दो हमारे दो। जब आज हमारी जनसंख्या अति में बढ़ चुकी है और बहुत सारी जगह बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, 2-2, 4-4 विवाह के कारण बहनें न्याय के लिए भटक रही हैं, ऐसे में अगर यूसीसी कानून लाया जाता है तो मुझे लगता है खुले हृदय से सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन रश्मि जी, मध्य प्रदेश में और भी तमाम मुद्दे हैं रश्मि जी, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे स्कूल का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो। ठीक है रश्मि जी, लेकिन और भी तमाम मुद्दे, क्या इस समय यूसीसी घुसपैठियों से मुक्ति पाई है? ठीक है, यूसीसी के तहत हम यही चाहते हैं कि एक चीज को खत्म किया जाए कि अब्बा पाकिस्तान में, अम्मी हिंदुस्तान में, 12 बच्चे राशन की लाइन में। इन सब चीजों को हम खत्म करना चाहते हैं। समान अधिकार हो सभी को, इससे आरक्षण भी खत्म नहीं होगा। नहीं, कांग्रेस तो यही सवाल उठा रही है ना कि यूसीसी को फ्रंट में लाके जो है तमाम मुद्दे को जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे छोड़ना चाहती है, इस देश में बनाना चाहते हैं। इसलिए हम यूसीसी का समर्थन करते हैं, इसीलिए हम उस प्रस्ताव को विधानसभा
के मानसून ठीक है। सत्र में रखेंगे। ठीक है, यूसीसी तो आएगा, लेकिन विकास के मुद्दे तो कहीं पीछे नहीं छूटेंगे ना, क्योंकि कांग्रेस का सवाल यही है कि यूसीसी को फ्रंट में लाकर बाकी तमाम मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे छोड़ना चाहती है। कांग्रेसियों की सोच पे हमारा नियंत्रण नहीं है आदरणीय। अगर इतने महीनों से मानसून सत्र की तैयारी की जा रही है, दिन में 4-4 बैठक हमारे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है कि हमें जनता की भलाई के लिए क्या क्या कानून लेकर आने हैं, कि मानसून सत्र में किस किस मुद्दे पर डिस्कशन होना है, कोचिंग का ठीक है, मुद्दा चलिए जरूर ठीक है, आएगा आप इसमें। लोगों की तैयारी UCC पूरी, तो चलिए रहेगा ठीक है, ही, कांग्रेस से लेकिन जान लेते हैं स्वतन जी। श्रम के लिए भी और श्रमिकों के लिए भी इसमें मुद्दे उठाए जाएंगे, किसानों के लिए भी मुद्दे ठीक है। उठाए जाएंगे, इसमें कॉलोनाइजर एक्ट का भी मुद्दा रखा चलिए स्वतन जाएगा। जी, समय कम है, इसलिए अपनी बात जल्दी से रखिएगा। अगर हमारा एक मुद्दा उठाते ही भाई ठीक है। साहब, मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि भाजपा का प्रशिक्षण तो हमेशा चलता रहता है कि भाजपाइयों को कौन प्रशिक्षण देता है मिस इन्फॉर्मेशन का। मैं चाहता हूं कि भाजपा वाले सिर्फ एक बार मुझे प्रशिक्षण लेने के लिए बुला लें, सिर्फ एक बार। मैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, 4 बीवी 25 बच्चे वाला। भाई साहब, भारत सरकार की एक रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अभी पिछले हफ्ते आई है। उस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्या बात बोली गई है? कुल प्रजनन दर, भारतीय मुसलमानों की कुल प्रजनन दर जो है वो 2.3 है, यानी एक मुस्लिम महिला औसत 2.3 यानी करीब करीब 2 बच्चे पैदा कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में एक बात और बोली गई है कि भारत में सिर्फ 2% मुस्लिम्स ही, सिर्फ 2% मुस्लिम्स ही पॉलीगैमी यानी एक से अधिक विवाह कर रहे हैं। प्लीज मेरी प्यारी बहन रश्मि अग्रवाल जी, मुझे एक बार बुला लीजिए। आप सबको बहुत कंफ्यूजन है शायद इस मुद्दे पर, एक बार मुझे बुला लीजिए। मैं पूरा आपके भारत सरकार की रिपोर्ट ही आपके कार्यकर्ताओं के सामने पढ़ना चाहता हूं, ताकि ये कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग से दूर हो जाए कि कोई ऐसा समुदाय है जो आपकी जनसंख्या को ओवरटेक कर रहा है। नहीं नहीं, भारत सरकार की रिपोर्ट ही ये बात कहती है कि भाई साहब, एक औसत महिला, मुस्लिम महिला सिर्फ 2 बच्चों को या 2.3 अप्रोक्सीमेटली बच्चों को जन्म देती है, और सिर्फ 2% मुस्लिम ही एक से ज्यादा विवाह करते हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये भ्रम देश में फैलाना बंद करें, विकास की बातें करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। कब तक ये सांप्रदायिक जहर घोलिएगा इस समाज में? थोड़ा मुद्दों चलिए पर ठीक है, आइए। ठीक है, ठीक है लोग स्वतन जी, आपको चलिए समय भी वोट ज्यादा दिए नहीं दे रहा, हैं इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर विधानसभा सत्र का अधिसूचना जारी हो गया है। 20 जुलाई से सत्र की शुरुआत होगी। पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि इसके साथ ही जो है सियासी बयानबाजी भी भरपूर अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।